हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू वो चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पेडागोजी का है और अदर जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टीचिंग लर्निंग एड क्या है, यानी TLM क्या है, ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। जो भी पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी हो, हिंदी, SST, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन अपने आप से इंक्लूड होगा। ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, तो आइए हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड, TLM या फिर टीचिंग लर्निंग एड, कुछ भी पूछा गया हो, आपको शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में ही बताना होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बाद। देखिए आप इसका नाम समझ पा रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री, इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि जो शिक्षण में सहायता प्रदान करे जो सामग्री, ठीक है, यानी शिक्षण में जो भी सहायता प्रदान करे, जो सामग्री सहायता प्रदान करे शिक्षण अधिगम में, वही हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अध्यापन के समय, किसी भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के समय जो शिक्षक है वो जिन भी चीजों का, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा, जिन सामग्रियों का प्रयोग करेगा, हम उसे ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आप पढ़ाते पढ़ाते ऐसा तो नहीं है आपके हाथ में कोई भी चीज आ गई, अगर आप एग्जाम्पल देते देते कहने लगे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तो अगर आपने अपने शिक्षण में इस मार्कर का इस्तेमाल किया तो ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हम शिक्षण को कितना अच्छा बना सकें, अधिगम बच्चों को कितना अच्छा हो सके, उसके लिए TLM का इस्तेमाल किया जाता है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का। फिर बात करें, देखिए जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है टीचिंग लर्निंग की, वो बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर किसी को पढ़ाना नहीं आता है जिससे कि हर बच्चे को समझ में आए, तो वो एक प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा जटिल है, जिसे आसान बनाने में TLM सहायता करता है। तो टीचर, सारे ही जो टीचर्स होते हैं उनका IQ लेवल भी समान नहीं होता है, तो जिसका IQ लेवल समान से कम है वो टीचर बन गया तो वो क्या करेगा, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसके पास TLM होगा, यानी शिक्षण सहायक सामग्री होगी, तो वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे पाएगा, प्लस वहां पे उसको हीनता की भावना भी नहीं आएगी कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा, अदर जो हमारे टीचर्स हैं उनके मुकाबले। तो यानी हर पक्ष में जो TLM है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, वो काम करती है और सजीव बनाती है, रोचक बनाती है चीजों को। अब देखिए अगला हमारा है कि ये सहायता करती है किसमें, प्रभावी बनाने में, या जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है, जो टीचर द्वारा जो भी प्रोसेस किया जा रहा है कक्षा कक्ष में, या बच्चों द्वारा जो भी सीखा जा रहा है उसको प्रभावी बनाने में। और जैसे आप बच्चे को TLM के थ्रू समझाएंगे, सिखाएंगे, वो मजे लेगा, वो मजे में सीखेगा, खेल खेल में सीखेगा, उसको कोई बोर मतलब नहीं होगा बच्चा कभी भी क्लासरूम में, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में आसान है। जब बच्चे में रोचकता होगी, वो मोटिवेट होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ सीख ना पाए, ठीक है। जब बच्चा खुद से सीखने के लिए, हम कहते हैं हमेशा, जो लॉज होते हैं थॉर्नडाइक के, वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा बच्चे को पहले हमें तत्पर करना है, मतलब बच्चा सीखने के लिए जिज्ञासु तो हो, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो आए कि टीचर अब इसके आगे क्या बताने वाले हैं। वरना अगर आप एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं और बच्चे को कोई मतलब नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो यानी पहले बच्चों को आपको रेडी करना है, और रेडी तभी होगा जब बच्चे के सामने कोई एक्टिविटी होगी। केवल बैठने से काम नहीं चलता है, एक शिक्षक को एक्टिव होना है, सक्रिय होना है और हमेशा लगातार इस पर्पस पे काम करना है कि हम बच्चे को कितना अच्छा और कितना बेहतर सिखा सकें, जिसमें एक शिक्षक की सहायता करते हैं TLM, ठीक है। तो TLM के थ्रू क्या होगा, आप शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हर पक्ष में बच्चे को जांचना, चाहे उसका ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो, आप उसको क्रिया करके सिखाएंगे। प्लस जब वो अपने हाथों से खुद से चीजें करेगा और वो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली जब जुड़ेगा चीजों से, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो उन जो आपने ज्ञान प्राप्त करवाया है TLM के थ्रू, वो उसका यूज अपनी रियल लाइफ में ना कर पाए। इसमें क्या होगा, बच्चे की सक्रियता बढ़ती है, यानी बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और प्रत्येक बच्चा, जो पिछड़ा बालक है, जो मंद बुद्धि बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, सभी बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या है, जिज्ञासु हैं, और अगर उनको कोई ऐसी चीज करने के लिए दी जाएगी, एक्टिविटी करने के लिए दी जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद से जानने की जिज्ञासा प्रकट ना करें। तो यानी वहां पे भी सक्रियता
बनी रहती है। तो ये हमारा हो गया आसान सा टॉपिक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा जो भी चीजें या जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, अध्यापन के यानी हम कह सकते हैं अधिगम करवाने के लिए जो भी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं शिक्षक द्वारा, उन्हें ही हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, टीएलएम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एड कहते हैं या टीचिंग एड कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं परिभाषाओं की। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जब भी आप लोग अपनी कॉपी लिखें एग्जाम्स में, तो उनमें जो है आप लोगों को डेफिनेशन जरूर दे के आनी है, चाहे आपको याद हो या नहीं हो। जिसको याद हो जाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको याद ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एक या दो डेफिनेशन याद नहीं कर सकता। तो आप दो डेफिनेशंस याद करके जाएंगे, बाकियों के आप नाम याद करके जाएंगे, और अगर आपको नाम भी याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जो साइकोलॉजिस्ट से मिलता जुलता है, उनका नाम लिखिए, आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो हमें गलत चीजें करना सिखा रही हैं। देखिए बना के सभी लिखते हैं, लेकिन अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कोई प्लान होना तो चाहिए। मैं कह रही हूं कि डेफिनेशंस दे के आइए। देखिए मैं ऑलरेडी कह रही हूं कि आपको याद करना है, याद भी नहीं हो रही है, केवल इनके जो नाम है वो रट लीजिए, वो भी याद नहीं हो रहे हैं तो किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम रट लीजिए जो कि मिलते जुलते हैं यानी सिमिलर हैं, ठीक है, जो हमारी शिक्षा जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित हो। ऐसा नहीं है आप किसी और का हीरो का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद करना है, दो डेफिनेशन सबको याद हो जाएंगी तो अब वो आप याद करके जाएंगे, बाकी आपको टोटल 5 या 6 डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि कार्टर ए गुड कहते हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि हमारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का, उसको इफेक्टिव बनाने का, उसमें इंटरेस्ट लाने का जो काम करता है वो टीएलएम ही करता है। आप केवल भाषणबाजी करते रहेंगे या फिर भाषण देते रहेंगे, कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुनने वाला। चाहे और ये जो चीजें हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ज्यादा होती हैं। आप बच्चे से कहते रहेंगे वो सुनेगा ही नहीं आपकी, क्यों? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं या फिर उन्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं सीखने के लिए, तो आप क्या ही शिक्षण कर रहे हैं, आपका शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। सेकेंड ईयर में है तो अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां के जो टीचर्स हैं आपकी टीचिंग लगाएंगे, तो वहां जब आप वो टीचिंग लगवाएंगे तो आपसे लेसन प्लानिंग करवाएंगे, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो लेसन प्लानिंग के साथ आपको टीएलएम लाने के लिए ना कहें, क्योंकि मतलब रेयर है कि वो ना कहें टीएलएम लाने के लिए, वरना हर लेसन प्लान के साथ में, हर शिक्षण बिंदु के साथ में आपको टीएलएम ले जाना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि बच्चे में बोरियत ना उत्पन्न हो। और ये जो चीजें हैं, ये जो टीएलएम है, ये रटने के को जो है वो हतोत्साहित करता है। जब बच्चा खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसका, तो बच्चा कभी भी रटने के लिए नहीं होगा और उसके ऊपर वो बोझ नहीं लदा रहेगा कि यार मुझे ये चीजें रटनी है, उसे याद रहेंगी वो चीजें, वो खुद से अलग तरीके से अभिव्यक्त कर पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बात करें तो डेंट के अनुसार, डेंट कहते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है, यानी चाहे वो क्लासरूम हो या क्लासरूम के बाहर हो, अगर बच्चे ने प्रैक्टिकली वो करके आपने बच्चे को दिखा दिया तो वो क्या करेगी, उसके ज्ञान का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेगी। इसी तरीके से एडगर डेल, जिन्होंने हम लोगों ने पढ़ा था आईसीटी वाली प्लेलिस्ट में मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन में, जिसमें एडगर डेल का ही नाम आया था, जिन्होंने दृश्य श्रव्य सामग्रियों को यूज करने में, मतलब बच्चों की बहुइंद्रियां जिसमें काम करी उस पर जोर दिया था, तो वही है ये एडगर डेल, ठीक है। तो ये कहते हैं दृश्य श्रव्य ऐसे साधन है जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि जब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा कक्ष में होगा तो बच्चों का यानी छात्र का और जो हमारे शिक्षक हैं उनका संप्रेषण, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जिससे शिक्षक को भी कुछ सीखने के लिए बेहतर मिलेगा और बच्चे भी अच्छा सीख के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, परिभाषाएं आ गई हमारी टीचिंग लर्निंग एड की। अभी हम लोग देखते हैं कि शिक्षक सहायक, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके प्रकार क्या है। तो कई सारे प्रकार हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी की। तो हिंदी पेडागोजी हो या फिर कोई भी पेडागोजी हो, मैंने कहा ही है कि ये टॉपिक सब में काम आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर पूछा जाता है कि हिंदी में अगर हम कहते हैं कि हिंदी शिक्षण में हम कौन सी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करें, तो आप इन्हीं सहायक सामग्रियों को भी लिख सकते हैं। अभी देखिए कह रहे हैं सहायक सामग्री के प्रकार क्या है, तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है श्रव्य शिक्षण सामग्री, दूसरा है हमारा दृश्य शिक्षण सामग्री, और तीसरा है हमारा दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में भी बांटा गया है, लेकिन तीन अगर हम बात करें तो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन ये तीन मुख्य हैं तो मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अभी बात करते हैं श्रव्य शिक्षण सामग्री की, यानी जिसमें बच्चे की सुनने वाली इंद्री ज्ञानेंद्री यानी एक इंद्री सुनने वाली एक्टिव होगी और सुन के वो अधिगम करेगा, तो वो हमारी श्रव्य शिक्षण सामग्री कहलाएगी, जिसके अंतर्गत रेडियो आ जाता है। रेडियो के द्वारा क्या होगा, बच्चे सुनेंगे और रेडियो में क्या होती कई तरीके की जो हमारी सूचना है अलग अलग देशों से या फिर अलग अलग लोगों के, है ना, जो विचार है वो बच्चे क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे, उनकी सुनने की शक्ति तो अच्छी होगी, साथ में उनकी जो वोकैब्स है उसमें भी इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट आएगा। आप देखिए कह रहे हैं ग्रामोफोन, ग्रामोफोन एक बहुत अच्छा साधन कहा जा सकता है हिंदी शिक्षण में, तो हाँ, क्योंकि भाषा के विकास में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगती हैं। अभी ग्रामोफोन की बात करें तो विद्यालय जब खरीदेगा तो उसके लिए इतना मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रामोफोन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ग्रामोफोन में क्या होगा, जब बच्चे सुनेंगे चीजों को तो एक तो शिक्षण में रोचकता आ ही रही है, फिर जब वो सुनेंगे तो उनके अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा, उनकी वोकैब्स यहाँ पे भी इंक्रीज होगी। टेप रिकॉर्डर में भी यही है कि कई छोटे छोटे क्लिप्स आप उनको सुना सकते हैं, छोटी छोटी कहानियां बता सकते हैं टेप रिकॉर्डर के ही माध्यम से, ठीक है। उसमें जो गाने आते हैं, कविताएं आती हैं, उनको बच्चे सुनेंगे तो बच्चे की जो अशुद्धता है, बोलने का तरीका है, वो चेंज होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं श्रव्य सामग्रियों की। अब श्रव्य सामग्री क्या होती है, जिसमें बच्चे की देखने वाली इंद्रिय एक्टिव होती है, उसको हम श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्रियां कहते हैं, जिसमें बच्चा देख के सीखता है, अधिगम करता है। इसमें वास्तविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रियल चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप हिंदी शिक्षण में। अगर हम बात करें श्यामपट्ट की, तो आप क्या करें, ऐसा नहीं है आप सिर्फ व्याख्यान देंगे, बीच बीच में आप कुछ बोर्ड पे लिख भी देंगे, आप पहले से ही बोर्ड पे कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, भले मैं देख के पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, लेकिन बोर्ड पे लिखा रहना भी जरूरी है। खाली बोर्ड अच्छा नहीं लगता, प्लस साथ में बच्चे को उतना अच्छा समझ में नहीं आता, खाली बच्चा भाषण ही सुने जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जो चीजें बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर सकते हैं बोर्ड पे, तो ये सारी क्या है। और ज्यादातर हम कक्ष में श्यामपट्ट जो है हमारा, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करें चित्र में, तो कई सारे चित्र हैं। जब हम साहित्य पढ़ाते हैं बच्चों को तो कई सारी चीजें, जैसे हम कह सकते हैं स्टोरी है कई सारी, और बहुत सारी कहानियां होती हैं जो रोचकता से भरी हुई होती हैं, नदी पर्वत पहाड़ ऐसी चीजें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे वो जो प्ले ऐसे हम लोग नहीं दफ्ती पे चिपका लेते हैं, तो स्टोरियां बना बना के आप चिपका सकते हैं, या आप कई सारी ऐसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप बच्चों को दिखाएं। कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी में तो इंटरेस्ट लेंगे, प्लस जब आप उनको चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे उस चित्र के माध्यम से आपकी कहानी को जोड़ पाएंगे, वो जो तथ्य आप बताएंगे ना उनको, वो जोड़ पाएंगे, एक एक पहलू को समझ पाएंगे, मतलब फ्यूचर में भी उन्हें वो चीजें याद रहेंगी कि हाँ टीचर ने कुछ बताया था, तो वो उसके हर पहलू को याद रख सकेंगे चित्र के माध्यम से, और बच्चों को इंटरेस्ट तो आता ही है। अब जादू की लालटेन में आता है, जादू की लालटेन का मतलब ये है कि जादू की लालटेन में होता है कि कई सारी स्लाइड्स का यूज किया जाता है छोटी छोटी, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है, और ये दिखाकर आप बच्चों से, जैसे हमने एक ऐसे ही स्टोरी ड्रॉ कर दी जिसमें एक कुत्ता बना दिया, एक लड़की को बना दिया, फिर हमने कहा कि बताओ एक कहानी, तो हर बच्चा अपनी अपनी कहानी बनाएगा, तो वहां पे उनकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी हो सकता है, मतलब आप कोई भी एक दृश्य ले सकते हैं जिसमें आपने कोई भी 3-4 लोग बना दिए और हर बच्चे से कहा कहानी बनाओ, कोई एक दूसरे की नकल नहीं करेगा, तो बच्चा अपने आप यहाँ पे मानचित्र की, तो कई सारे हमारे जब हम हिंदी शिक्षण पढ़ाते हैं या हिंदी शिक्षण करते हैं तब क्या होता है, कई सारी हमारी जो स्टोरियां होती हैं उनमें कई सारे ऐसे कहानियां होती हैं जिसमें मानचित्रों से संबंधित ऐतिहासिक या फिर भौगोलिक कई चैप्टर पाठ या दिए गए होते हैं, तो उसमें आप भौगोलिक या फिर ऐतिहासिक या जितने भी संबंधित हैं उससे, तो मानचित्रों के द्वारा बच्चों को और अधिक अच्छे से समझा सकते हैं। चार्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, और सबसे कम मतलब रुपए में चार्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे कक्षा शिक्षण में। अब अगर हम बात करें तो दृश्य श्रव्य में बात करें तो जहां पे बच्चे की सुनने वाली और देखने वाली जो इंद्री है वो एक्टिव हो, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्रियां कहते हैं उन्हें। अब टेलीविजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेलीविजन, और टेलीविजन के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और बच्चों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेलीविजन आप समझ पा रहे हैं कि वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, प्लस वो एक्टिविटी भी कर सकता है, वहां पे एक्टिविटी भी करवा सकते हैं टेलीविजन में, तो दूर दूर से, जिससे कि शिक्षण प्रभावी होगा और हर बच्चा शिक्षण में अपना मतलब रुचि रख पाएगा और सीख पाएगा। इसी तरीके से सिनेमा की भी बात करें तो सिनेमा का कॉन्सेप्ट भी यही होता है, हर
शिक्षण में, हर शिक्षण शास्त्र में जो है हमारे टीएलएम्स का यूज होता है। आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आइए हम लोग इनसे संबंधित कार्य, महत्व, आवश्यकताएं और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उनको देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये वाली अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये मतलब ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है उसके बाद हम समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है उसके कार्य क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग वाइज हेडिंग दे दिया है। आप लोगों को क्या करना है, इन हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं और आपको पता तो चल ही गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। बस कॉपी में आपको क्या करना है, इन हेडिंग के अंदर आपको फिलिंग करनी है, यानी एक्सप्लेनेशन देना है, खुद को अभिव्यक्त करना है। आई होप आप लोग आ गए हैं बीएड में तो इतना तो आ ही गया होगा। देखिए बड़े बड़े रवन्ने रटने से ना कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, कुछ थोड़ा अपना माइंड सेट करेंगे, बनाएंगे जो भी जैसा आपको आता है। देखिए बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे फिल्मों के गाने लिख रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को शिक्षण सहायक सामग्री समझ आ गई है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी इन सब की। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोग कॉपी में अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या है यहाँ पे शिक्षण के जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके कार्य क्या है। तो देखिए उसके कार्य, सबसे पहले हम बात करें प्रेरणा की। देखिए जब सहायक सामग्री के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, उनमें प्रेरणा की भावना का विकास हो रहा है। और जो बच्चे हैं जब क्रिया द्वारा सीखेंगे, प्रयोग द्वारा सीखेंगे तो वो हमेशा बेहतर और अच्छा सीखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें क्रिया के सिद्धांत की, तो जो हमारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है वो क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम क्या कह सकते हैं, इसमें बच्चों को कई तरीके की क्रियाएं कराई जा सकती हैं। जैसे हम बात करें, हमें मैथ्स में पढ़ाना है सम और विषम, तो हम एक बोर्ड बना के लेके गए हैं और हमने उसमें 2 तरीके के ऐसे बना दिए हैं या ग्लासेस को चिपका दिया है आधा कट करके। फिर हमने अलग से कुछ स्लिप्स बना ली हैं सम की और विषम की, है ना, हमने ऐसे करके स्लिप्स बना ली हैं और हमने बच्चों को बुलाया, हमने कहा जो सम की स्लिप है वो सम में रखो और जो विषम की स्लिप है, मतलब ऑड और इवन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विषम में रख दो। ऐसा करके बना रखा है और हमने वहां पे रख लिया है टेबल पे। हमने बच्चों को बुलाया, हमने कहा सम वाली स्लिप को उठाइए और रखिए, विषम वाली को उठाइए। तो क्या है, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, क्रिया द्वारा सीख रहा है। वो खेल खेल में क्या करेगा, सीख भी जाएगा कि ऑड और इवन क्या होता है। ऐसे हम अलग सब्जेक्ट्स में भी, अदर सब्जेक्ट्स में भी क्या करते हैं, ऐसे ही कई सारी क्रियाओं को करवाते हैं जो कि हमारी क्रिया के सिद्धांत पे बेस्ड होती हैं। अब बात करें हमारी, तो हमारा आता है स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण में मतलब ये आता है कि आप बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। टीएलएम के थ्रू कितना भी कठिन विषय हो, कितनी भी कठिन पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु हो, उससे जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बोर हो रहे हैं या वो सीखने के लिए इच्छुक नहीं है। जब तक टीएलएम आप साथ रखेंगे, आपके लिए कह सकते हैं सिखाने के लिए आप खुद से मोटिवेट रहेंगे। देखिए जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया चाहिए होती है ना। आप लोग लाइक करते हैं या फिर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं वीडियो और बनाने की कोशिश करती हूँ। इसी तरीके से आप क्लास में पढ़ा रहे हो और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी डिमोटिवेट होने लगेंगे। लेकिन अगर आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे तो मजे लेंगे ही, साथ में आप भी खुद पढ़ाने के इच्छुक हो जाएंगे कि बच्चे हाँ मुझसे कुछ सीखने के लिए मतलब थोड़े से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। ये आप अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण का मतलब ये यहाँ पे ये आ रहा है कि किसी भी विषय को, मतलब कोई भी कठिन कोई भी विषय हो, कोई कठिन सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो समझ में बच्चों को नहीं आ रहा है, बच्चे के मन में कई सारी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ के पूछ लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूछना नहीं चाहते और समझ में भी नहीं आ रहा। तो जब आप टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे तो वो बच्चे जो पूछ नहीं पा रहे हैं, हिचक की वजह से, इंट्रोवर्ट होने की वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो अनुभव युक्त शिक्षण, यानी हमेशा बात करती है हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो पूरी इसी पे आधारित है कि बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, यानी करके सीखे, जो कि कॉन्सेप्ट जॉन डुई कहते हैं और भी कई सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चा करके सीखे, अनुभव द्वारा सीखे। और जब वो अनुभव द्वारा सीखेगा, इसी पे काम हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहा है। कोई भी विषय हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, उसमें वो एक्टिव रहेगा, खुद के निरीक्षण करेगा, अवलोकन करेगा, तब जाके वो चीजों को सीखेगा। इससे वो अनुभव युक्त शिक्षण प्राप्त कर पाएगा और अधिगम उसका अच्छे से हो पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बात आती है शब्दकोशों में वृद्धि। शब्दकोशों में वृद्धि का मतलब ये है, जब हम प्रयोग कर रहे हैं, टेलीविजन का यूज कर रहे हैं, ग्रामोफोन का यूज कर रहे हैं, जितने भी हम टीएलएम्स का यूज कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं भाषा की जो प्रयोगशाला है, उसमें क्या होता है, निरंतर बच्चे जब चीजों को सुनते रहते हैं तो उनके शब्दकोशों में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी वोकैब्स में उनकी वृद्धि होती रहती है। अब बात करें तो शिक्षण में कुशलता, जो हमारे शिक्षक हैं
वो उन्हें ज्यादा ऊर्जा या समय बर्बाद नहीं करना होता है, वो क्या करते हैं, बच्चों की सहायता करते हैं। और जब वो टीएलएम का यूज करेंगे तो बच्चों का भी समय बचेगा, टीचर का भी समय बचेगा, और उस समय का हम और किसी टॉपिक को और किसी विषय को पढ़ने में यूज कर सकते हैं। और जब टीएलएम का इस्तेमाल होगा तब बच्चे एक्टिव होंगे, और जब बच्चे एक्टिव होंगे तो क्लास का जो माहौल है वो सकारात्मक हमेशा बना रहेगा और टीचर भी एक्टिव रहेगा इससे। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारे महत्व क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व आते हैं कि विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायता प्रदान करता है। कुल मिला के हमारा टीएलएम इसी पे बात कर रहा है कि कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पाठ्य वस्तु हो, कोई भी चीज हो, तो उसको समझने में स्थायी रूप का मतलब ये है कि बच्चा ना केवल सुन रहा है बल्कि उसका जो आप द्वारा बताया के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी बच्चे अपनी स्मृति में लंबे समय तक रख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, खुद इंक्लूड हो पा रहे हैं, खुद देख पा रहे हैं चीजों को कि कैसे कौन सी चीज, कौन सा फंक्शन, कौन सा कैसा कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें तो मौखिक वक्तव्य कम प्रभावी होता है। कोई टीचर कम आईक्यू का है, कोई ज्यादा का है, और टीचर कभी कभी घर से, हम लोग कहते हैं ना, आज लगता है कि सर का मूड खराब है, आज घर से लड़ाई होके आई है। तो कुल मिला के बात यह है कि कभी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम मोटिवेट हमेशा ही रहें, अभिप्रेरित हमेशा ही रहें, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स का पढ़ाने का मन नहीं होता है, या हम कुछ अच्छे से बताते हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, तो जब कम प्रभावी हो जाता है हमारा शिक्षण, तो ऐसी स्थिति में आप एक्सप्लेनेशन के साथ में जब आप टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन आपका ठीक नहीं भी है तब भी टीएलएम के थ्रू क्या कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना। बच्चे अनुभव द्वारा सीखते हैं, क्रिया द्वारा सीखते हैं। ठीक है, बच्चों को लगातार निरंतर क्या होगा, हमेशा अनुभव प्राप्त होते रहेंगे, और वो खेल खेल में क्रिया द्वारा हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे। और समाज के प्रति, और हम कह सकते हैं कक्षा के माहौल को हम हमेशा बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं टीएलएम के माध्यम से। और बच्चे अपने जो शिक्षा कक्ष में जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को वो अपनी जो दुनिया है, जो बाहर की जो दुनिया है, सैद्धांतिक ज्ञान के बाहर आके वो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद बात करें समय और ऊर्जा दोनों की बचत। अभी मैंने बताया है कि कक्ष में शिक्षक और जो हमारा शिक्षार्थी है, दोनों की समय और ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि जल्दी से ही एक्सप्लेनेशन जब दिया जाता है टीएलएम के माध्यम से, तो शिक्षक द्वारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, और जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं उनके द्वारा अच्छे से जो चीजें हैं वो अडेप्ट कर ली जाएंगी, अनुकूलित कर लेंगे वो लोग। ठीक है, तो बात ये है। अगला देखें तो नए विचारों के निर्माण में सहायक, और ये जो है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को मतलब बढ़ाते हैं, उनकी बोधगम्यता को बढ़ाते हैं। लगातार बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बनी रहती है, और वो जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें चिंतन करते रहते हैं कि सर ने ये पढ़ाया था, या वो चीज उनके माइंड में घूमती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो हमारे राधा कृष्णन जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि 100 बार के सुनने से अच्छा है एक बार का देखना। मतलब बच्चे को आप 10 बार वो चीज चीख चीख के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो चीज इतने अच्छे समझ नहीं आएंगी, और फ्यूचर में वो भूल जाएगा या 20% याद रहेगा। लेकिन अगर हम वही चीज बच्चे को दिखा देते हैं, चाहे आप छोटा सा मॉडल दिखा दें या आप वहीं ले जाके दिखा दें, जैसे आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अगर आप जाके उस चीज को दिखा पा रहे हैं सोसाइटी में, समाज में ले जाके आप उसको दिखा पा रहे हैं भ्रमण के द्वारा या संग्रहालय में ले जाके, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप वहां ले जाके, क्योंकि हर वक्त बच्चों को बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर आप पॉसिबल हो पाए तो ले जाए, नहीं तो आप उसका जो छोटा सा वर्जन होता है ना, आप उसको क्लास रूम में दिखा। आपका शिक्षण जो प्रभावी होगा, साथ में बच्चे में चिंतन की जो प्रक्रिया है और जो नए विचार उत्पन्न होते हैं वो लगातार उत्पन्न होते रहेंगे, जिससे कि बच्चे में लगातार मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और बोधगम्यता का जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सक्रिय पाठ को सक्रिय रहते हैं और पाठ को सरलता से हमेशा ग्रहण करते हैं। जब भी बच्चे एक्टिव रहेंगे तो आपको पाठ को समझाने में कठिनाई नहीं होगी, और ना ही बच्चों को समझने में कठिनाई होगी। हमेशा वो जब सक्रिय होंगे तो हमेशा क्या होगा, वो सीखने के लिए ललायित रहेंगे, और जब बच्चा तत्पर होगा तो आप उसे जो भी बताएंगे वो आसानी से ग्रहण कर लेगा या समझ लेगा। अब देखिए, जो भी हमारे रिसर्चेस होती हैं या जो भी परियोजनाएं होती हैं या जो भी आप एक्टिविटी करने के लिए बच्चे से कहेंगे या उठ के आने के लिए कहेंगे, तो बच्चा एक बार में फटाफट से उठ के आ जाएगा। यानी शिक्षण अधिगम जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है उनके द्वारा क्या होता है, बच्चे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स के कार्य हो, परियोजना के कोई कार्य हो, बच्चे क्या करेंगे उसमें बढ़ चढ़कर। हम कह सकते हैं 8वां हमारा आता है कि प्रत्यक्ष देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। यानी जो भी आप चीजें बना के लेके आए हैं, या आप उनको कहीं भ्रमण पे लेके गए हैं, या फिर कहीं संग्रहालय में लेके गए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गए हैं, तो लोगों से बात करने का, या हम कह सकते हैं चीजों को छू के देखने का उन्हें मौका मिलता है, जिससे कि उन्हें सजीवता का अनुभव होता है, या हम कह सकते हैं कि उन्हें पता चलता है कि ये चीजें हाँ रियल
रियल में भी हैं और कैसे वर्क करती हैं सारी चीजें उन्हें पता चलती हैं, जो कि टीएलएम के माध्यम से भी संभव हो पाता है, क्योंकि आप हमेशा कक्षा के बाहर आप बच्चे को नहीं ले जा सकते। तो हो सकता है आप कक्षा के अंदर ही आपको वो माहौल बना के, वातावरण बना के आपको बच्चे को देना पड़े। तो आप क्या करेंगे, कक्षा के अंदर जब आप माहौल बनाएंगे तो आप जो टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी बच्चे को एक्टिव रखेंगे, यानी बच्चे को आके बता के, मतलब सभी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका टीएलएम कैसा होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अभी इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करें तो उद्देश्य क्या है, पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही हो जाता है कि बच्चे की हम रुचि कैसे जागृत करें। तो टीएलएम के माध्यम से, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चे की रुचि यानी जो इंटरेस्ट है वो पैदा किया जा सकता है। और जब उनका इंटरेस्ट जागृत होगा, मतलब जब वो सीखने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे, तो वो मोटिवेट भी होंगे और जो भी ज्ञान आप उन्हें देंगे वो अच्छे से ग्रहण कर लेंगे। देखिए सारी ही चीजें ना रिलेट करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जितनी भी चीजें हैं आपको बस बना बना के लिखना है, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही चुका है कि सहायक सामग्री क्या है। अभी देखिए यहाँ पे कहते हैं सीखने की गति में सुधार, यानी कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, कोई बच्चा तेज गति से सीख रहा है, तो उन सभी की गति में सुधार करना। तेज गति वाला तो और अच्छे से सीख जाएगा, और जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में मदद मिलती है शिक्षक को, और ज्यादा मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है उस बच्चे पे। ठीक है, अब बात करें अधिक क्रियाशील, हर बच्चे में क्रियाशीलता होती है। और अगर हम बात करें अभिरुचियों के अनुसार, जो भी बच्चे की क्षमता है, स्तर है, और जो भी उनकी अभिवृत्तियां हैं, उन्हीं के अनुसार टीएलएम का इस्तेमाल किया जाता है। वरना आप ऐसे उदाहरण का, ऐसी टेक्निक का, ऐसे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बच्चे के स्तर के अनुसार ही नहीं है, तो क्या फायदा। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कीबोर्ड का और उसी से रिलेटेड आप कह रहे हैं टाइपराइटर देखा है, ना बच्चे ने टाइपराइटर देखा है ना तो कीबोर्ड, तो आपका जो एग्जाम्पल दिया वो तो बेकार हो गया। यानी आपकी जो भी चीजें होनी चाहिए, जो भी मेथड है, जो टेक्निक है, जो भी चीजें हैं, या फिर जो भी आपका प्रस्तुतिकरण है, जो भी आप टीएलएम दिखा रहे हैं, वो बच्चे की आयु के अनुसार होना चाहिए कि कौन से स्तर पर बच्चा किन चीजों से प्रभावित होता है। उसके बाद बात करें तो तीव्र और मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार, यानी जो तीव्र बुद्धि बालक हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उनको उनकी नीड के अनुसार आप प्रोवाइड करवाएंगे सारी चीजें, और जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है आप कंपैरिजन करने लगेंगे या फिर आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप उन बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि अगर आपने मंद बुद्धि बालक के अकॉर्डिंग तीव्र बुद्धि बालक को दिया तो वो बोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चीजें पहले से आती होंगी। और तीव्र बुद्धि वाले बच्चे के अकॉर्डिंग आपने मंद बुद्धि को दे दिया तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, इंडिविजुअली हर बच्चे का ध्यान रखना है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग समता के सिद्धांत को हमें फॉलो करना है। हर बच्चे को पढ़ाना है, उसको बताना है, और जीवन से कैसे जीना है, कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है, उनको कैसे सुलझाना है, और खुद से कैसे समस्या के समाधान खोजने हैं, इससे आपको क्या करना है, उन्हें परिचित करवाना है। अभी देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। स्थायी ज्ञान प्रदान करने में सहायक। देखिए ये हेडिंग आप बना लेंगे और आपको पता तो है ही क्या लिखना है कि स्थायी ज्ञान प्रदान करने में सहायक, यानी जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वो बच्चे को स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में, यानी जो भी ज्ञान प्रदान किया गया है कक्ष में, उसको स्मृति में ज्यादा दिन तक रखने में सहायता प्रदान करती है। यानी जो भी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करवाया गया है वो स्थायी होता है और लंबे समय तक चलता है। अभी देख रहे हैं छात्रों की सक्रिय रखना। देखिए हर किसी में आप कहेंगे एक ही हेडिंग है, लेकिन मैं क्या करूं, सभी में एक ही चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आसान है और हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना है। छात्रों को सक्रिय रखना, सक्रिय रहेंगे जब भी हम टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे। कठिन तथ्यों को समझाने में सहायक। देखिए कभी भी जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें रटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारे टीएलएम्स होते हैं, जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, हमेशा जैसे एक तथ्य है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब आप बच्चों को टीएलएम के थ्रू ये चीज बताएंगे तो बच्चा कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा कि हाँ मैडम या सर ने बताया था कि पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य के, या जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो यानी जो भी कठिन तत्व हैं, तथ्य हैं, या जो फैक्ट्स हैं, आप बच्चे को क्या करेंगे, टीएलएम के थ्रू समझाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रेरणा प्रदान करना, मोटिवेट करने में, सीखने में टीएलएम का बहुत बड़ा हाथ होता है, और टीचर को भी मोटिवेट करने में टीएलएम बहुत सपोर्ट करता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का मतलब यह है कि बच्चे नई नई चीजें खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसी डेफिनेशन रटी है, जैसी चीजें बनी हुई हैं, वो वैसा ही ना बना लें, बल्कि संश्लेषण करें। सबसे पहले बच्चे करेंगे
विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण करेंगे, हर पक्ष में हर पहलू में चीजों को देखेंगे और फिर उन सबको मिला के संश्लेषण करेंगे, यानी किसी भी टॉपिक को क्रिएट करके मतलब अलग अलग चीजों को मिला के संश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, कुल मिला के बच्चे क्या करेंगे, नई नई चीजों को रचनात्मक कार्यों के द्वारा क्या करेंगे, नई नई चीजों को क्या करेंगे, हम कह सकते हैं बनाएंगे या फिर क्रिएट करेंगे, उनके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाएगी कि वो किस तरीके से नई चीजों का निर्माण कर सके, ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। चिंतनशीलता का विकास करना, जब आप टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की बोधगम्यता और चिंतनशीलता, सोचने समझने की शक्ति, या जो कह सकते हैं हम उनका जो क्रिया मानसिक जो पक्ष है, मानसिकता का स्तर भी बढ़ता है टीएलएम के माध्यम से। अधिक छात्रों को समझाने में सहायक, देखिए जो हमारे टीएलएम है वो पूरी कक्षा को यानी एक साथ कई सारे छात्रों को समझाने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे आप किसी एक बच्चे को समझा रहे हैं, दो बच्चे को समझा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर टीएलएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक साथ एक कक्षा में कई बच्चों को प्रभावशाली शिक्षण या रोचक जो शिक्षण है हमारा वो प्रदान किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। आप जो भी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे की समझ के अनुसार होनी चाहिए, आयु के अनुसार होनी चाहिए और उसके अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे एग्जाम्पल का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है टीएलएम में जो बच्चे की समझ से परे है, या आप एनसी क्लास के बच्चे को एक बड़ा सा एग्जीबिशन लगवाया है आपने, आप उसको वो दिखाने लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे की सोच में या मानसिक स्तर में सुधार नहीं हो रहा, लेकिन उस स्तर पे उसे बड़ी एग्जीबिशन में अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या क्या बना के रखा हुआ है, तो यानी उसको उस स्तर के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, टीएलएम का निर्माण करेंगे। दूसरा बात करें तो पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक कोई और पढ़ा रहे हैं, टीएलएम कोई और लेके चले आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो टॉपिक हो उससे ही रिलेट करता हुआ आपका टीएलएम होना चाहिए, यानी पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। फिर अगर हम बात करें तो चयन करते समय जब आप शिक्षण सहायक सामग्री को निर्मित कर रहे हैं या फिर चयन कर रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि क्या जिस स्तर के लिए आप चुन रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा इसको देख के, या उसमें जो कलरिंग है या जो चीजें बनी हुई हैं, मतलब जिस भी सहायक सामग्री का आप चुनाव करें ऐसा देखें कि वो बच्चे में रुचि जागृत करने वाली होनी चाहिए, इंटरेस्ट पैदा हो उसे देख के। या बच्चा देखने या फिर समझने के लिए मतलब बिल्कुल पागल हो जाए देखने के लिए कि सर आज क्या लाए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर सर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दे आपसे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या आपने जो टीएलएम बनाया हुआ है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, एक्सेट्रा मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज क्या हो नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए टीएलएम में, जिससे कि बच्चे का ध्यान केवल उसी टॉपिक पे केंद्रित हो, जिससे कि वो बेहतर और अच्छा सीख सके। उसके बाद बात करें जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर ही उपयुक्त हो। जितना आप जैसे 3 शिक्षण बिंदु है, अगर पहले शिक्षण बिंदु में सहायक सामग्री का प्रयोग होना है तो आप पहले शिक्षण बिंदु में ही सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा आप सहायक सामग्री को किनारे हटा देंगे, क्योंकि फिर अगर आप नहीं हटाते हैं साइड में तो बच्चे आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे, वो केवल टीएलएम को ही देखते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी आप टीएलएम बनाएंगे वो नवाचार से संबंधित हो, यानी आप कम खर्चे में फुल चर्चा हो उसमें। क्यों? क्योंकि वो आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि एज अ टीचर होने के नाते आपको कई बार कक्षा में कई सारी चीजों को क्रिएट करना होगा और हर टॉपिक के साथ एक नया टीएलएम लेके आना होगा, तो आप में वो नवाचार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप कम चीजों में अच्छी चीजें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो भी हाई होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो जैसे नहीं कबाड़ी वाले जो होते हैं, एक तरीके से टीचर को कबाड़ी वाला भी होना पड़ता है, जो खराब चीजें हैं उनसे आप अच्छा कैसे बना सकते हैं और उसका प्रयोग आपने कैसे किया या फिर किन चीजों से बनाया है उसका भी एक्सप्लेनेशन आप बच्चे को दे सकते हैं। और ये चीजें तकनीकी से, यानी जो भी चीजें हो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जो भी आपका व्याख्यान हो, जब आप टीएलएम को बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो सरल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पे बोझ ना आ जाए कि पता नहीं सर क्या समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब डर ना पैदा हो जाए टीएलएम के प्रति। तो आपका जो व्याख्यान है वो भी स्पष्ट और सरल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो सही हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुतुब मीनार पढ़ा रहे हैं, रास्ते में आप लेके जा रहे हैं और कुतुब मीनार गई है टूट और वैसे एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो बच्चे को लगेगा कुतुब मीनार ऐसी ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी जो हालत है वो अच्छी होनी चाहिए और उसमें अच्छे और स्पष्ट रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो भी आप
प्रयोग में ला रहे हैं सहायक सामग्री। अब हम बात करें कृत्रिम वातावरण में, देखिए जो भी आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जो विज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, जो भी आप, ज्यादातर हम लोग विज्ञान से संबंधित अगर समझे तो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जो टीएलएम्स लेके आते हैं, तो आप पहले से ही उनको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि इसका प्रभाव बच्चों पे तो नहीं पड़ रहा है ना, तो इन सारी चीजों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आप सावधानियां बरतेंगे उसके प्रति कि अगर क्लासरूम में ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसा एक्शन लूंगा वहां पे, है ना। भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, या फिर आप पहले से ही सोच समझ के जाएंगे, यानी आपको प्लानिंग करके ऑलरेडी जानी है, और एक टीचर को प्लानिंग के साथ ही कक्षा में जाना होता है। उसके बाद हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ा चुकेंगे तो उनके सामने से वो टीएलएम हटा देंगे, जिससे कि बच्चे का मतलब वो चिंतन की प्रक्रिया उनकी चालू रहेगी कि शायद सर अभी और भी कुछ दिखाएंगे, ऐसा भी उन्हें लगता है। और साथ में जब आप उसको हटा देते हैं तो बच्चे का पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाता है। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें थी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में। और अगर आपको तब भी लगता है कि आप इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि कोई बीएड में आके इन चीजों को इतना समझाने के बाद कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और अगर तब भी आपको लगता है कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, मैम मुझे चाहिए है, देखिए प्रीवियस ईयर तो मैं ऑलरेडी पूरे आपको दूंगी ही कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है कॉपी पे, 6 पेजेस के कैसे आपको लिखने हैं, कैसे शॉर्ट्स लिखने हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए इन चीजों को आपको क्या करना है। देखिए इतने लंबे क्वेश्चन कोई नहीं रटता है, आपको हेडिंग्स देखनी है, अच्छे से समझनी है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, तो आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो और हम लोग एग्जाम तक काफी सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब भी मैं कोशिश करूंगी जितने भी प्रीवियस ईयर है वो आप लोगों को करवा सकूं। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने बहुत साथ और सपोर्ट रहा है आप लोगों का, और आप लोगों की वजह से 1000 लोग हो चुके हैं, इतना बड़ा परिवार हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का साथ रहा तो मिलकर क्रांति लिख देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।